Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Lit Teacher. I hope this content will be helpful to you. My name is Vishal, and I'm here to explain a beautiful poem of John Keats, sir, and the poem name is Ode to Autumn. Basically, we're gonna talk about writing style of this poem. To Autumn is a poem of 3 stanza, each of 11 lines. टोटल से इस पोएम में 33 लाइन्स हैं, जिसमें से वो 3 स्टेंजा में डिवाइड है। इवन हर एक स्टेंजा 11 लाइन अपने आप में कंटेन करेगी। आगे हम बात कर लेते हैं। लाइक अदर्स ऑफ किड्स ओड्स रिटन इन 1819, और भी बहुत सारे किड्स के जो ओड्स रिटन वर्क हैं, उसमें से द स्ट्रक्चर इज दैट ऑफ एन ओडल हाइम। तो वो एक स्ट्रक्चर एक ओडल हाइम का बताती है। ओडल हाइम का मतलब होता है एक प्रकार की कविता या श्लोक, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हैविंग 3 क्लियरली डिफाइंड सेक्शन, उसको 3 बराबर खंडों में बांटा गया है। कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लासिकल डिवीजन, बेसिकली इसमें 3 डिवीजन कौन कौन से हैं वो आप देख लो। स्ट्रॉफ, एंटेरिस्टोफ एंड इपोड। स्ट्रॉफ का मतलब होता है छंद, एंटिस्ट्रॉफी का मतलब होता है प्रतिघात, और पॉड का मतलब होता है प्रकोप, जैसा कि प्रकरण, जो आप यहाँ देख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इनके सब्जेक्ट मैटर के बारे में। द ऑटम सीजन, इट्स ब्यूटी एंड इट्स रोल इन द साइकिल ऑफ द सीजन। बेसिकली हम सब जानते हैं कि हम सब जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी भी चीज़ के बारे में अगर बात करना हो तो स्प्रिंग सीजन की करते हैं। लेकिन यहाँ पे पोइट नेचर के साथ एक ऐसी कनेक्टिविटी को दिखा रहे हैं जो कि हमारे ऑटम सीज़न का होगा। वो किस तरह से ब्यूटी से रिलेट करते हैं, कैसे वो ब्यूटी को और ज़्यादा डिफाइन करने में मदद करते हैं, इसके बारे में इस पोएम में हम लोग देखने वाले हैं। बात कर ले इसकी थीम की, तो ये बहुत सारी चीज़ों पे बात करता है। उसमें बेसिक जो है वो आपके सामने है। द पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की ताकत क्या होती है। द पैसेज ऑफ टाइम एंड द कंसोलेशंस ऑफ ब्यूटी, जैसे टाइम समय बीतता जा रहा है, कैसे ब्यूटी के साथ वो कनेक्टिविटी कर रही है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वहीं बात कर लें हम इसकी राइमिंग स्कीम की, तो फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है, आप ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी ई डी सी सी ई। मैं आपके सामने फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूँ, जिससे कि ये आपको याद हो जाए और एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता सको, इवन आप इसे एक्सप्लेन कर सको अपने वर्ड्स पे। तो वो है ए बी सी डी सी सी ई। बात कर लें हम सेकेंड स्टेंजा के बारे में, तो वो है आपका ए बी सी डी ई सी डी डी ई। आप इवन यहाँ पे देख पा रहे हो। और अगर आप तीसरा वाला देखो तो वो है ए बी सी डी ई सी डी डी ई, यानी कि थोड़ा डिफरेंट है। आप यहाँ पे कॉमन देख रहे हो, ये 6 लाइन जो है ना, वो सब में इवन जो है ए बी सी डी वो रूल चल रहा है। उसके बाद वाला अगर आप देखोगे तो ई तक सेम है दोनों तीनों में, ठीक है। उसके बाद आप अगर फर्स्ट वन में देखोगे तो डी सी ई है, सेकेंड वन में सी डी डी ई है, और थर्ड वन में भी सी डी डी ई है। यानी कि आपका सेकेंड और थर्ड स्टेंजा राइमिंग स्कीम के क्वालिटी के अकॉर्डिंग कर देखा जाए तो वो सेम है, बट फर्स्ट स्टेंजा थोड़ा डिफरेंट है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं हमारे राइटर, हमारे पोइट जॉन किट्स के बारे में। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं हमारे पोइट जॉन किट्स के बारे में। वैसे तो इनका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, और इनकी पोएम ज़्यादातर नेचर से रिलेट करती है। किस तरह से ये अपने लव को नेचर से कनेक्ट करके इस तरह परफॉर्म करते हैं जिससे कि हम सब इनके वर्क के साथ जुड़ जाते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इनकी लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, और इनके कुछ फेमस वर्क के बारे में। तो इनकी जन्म जो हुई है वो 31 अक्टूबर 1795 में मूरगेट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। वहीं अगर बात कर लें इनकी डेथ के बारे में, तो इनकी डेथ 25 ईयर की एज में हुई है। और अगर आप देखोगे तो 23 फरवरी 1821 को रोम, जो इटली का एक शहर है, वहाँ पे हुआ था। इनके फेमस वर्क के बारे में अगर हम देखें तो वो है वन ऑफ द रोमांटिक एराज ग्रेटेस्ट पोइट। रोमांटिक एरा के सबसे अच्छे और जानकार पोइट में से ये एक हैं। इनका नाम उन लोगों के साथ जुड़ता है जो रोमांटिसिज्म को एक अलग ही तरह से क्रिटिसाइज़ करते थे, इवन दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते थे, और लोग इनके वर्क को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आगे हम बात कर लेते हैं
विविड इमेजरी एंड सेंसियस लैंग्वेज। ये लोग कुछ इमेजिनेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे कि लोग उस इमेजिनेशन में खो जाया करते थे। उनके बारे में सोचा करते थे कि वो कैसे वर्क करती है, और वो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते थे जो लोगों की इमेजिनेशन से कनेक्ट करे, उनके इमोशन से कनेक्ट करे, कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। इनका वर्क ज़्यादा अगर देखा जाए तो वो ओड्स में है, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। वो अपने वर्क में नेगेटिव कैपेबिलिटी को भी शो करते थे, जिससे कि आप किसी भी चीज़ में कंपैरिज़न करके कुछ संशोधन निकाल सको। आपको खुद से जो वर्क करने होते थे, उनके बिहाफ़ पे वो करते थे कि आपके लिए वो चीज़ ईज़ी कर देते थे, फिर आपको समझने में वो ज़्यादा टाइम ना लगे, इस पे वर्क करते थे। आगे हम बात करते हैं इनके इन्फ्लुएंस का। इनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा था यंग जनरेशन में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि अगर हम खूबसूरती की बात करें, इज़ अ जॉय फॉरएवर, तो हमेशा खुशियाँ मिलनी चाहिए। हमें चीज़ों से प्यार, जो नेचर होता है उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, इट्स मीन दैट। ट्रेजिक लाइफ रही इनकी, और ये लेटेस्ट लिखा करते थे बेसिकली। वो भी एक तरह का वर्क ही था जो अपने ब्रदर की हेल्प से लिखा करते थे। आगे हम बात करते हैं इस पोएम के बारे में। इस पोएम में 3 सेक्शन है, तो हम उसका डिवीज़न अच्छे से करेंगे, और हम इसके बारे में बेस्ट एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे भी। थैंक यू गाइस। ये राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम अपने फर्स्ट स्टेंजा के 11 लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। यानी कि मिस्ट का मतलब यहाँ पे कुहासे या कोहरे से है, और मेलो मतलब होता है मधुर, फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है मिठास, ठीक है? सीज़न ऑफ मिस्ट यानी कोहरे का मौसम, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और मधुर मिठास को भरने वाली सीज़न है। क्लोज बोसम फ्रेंड, कुछ ऐसे फ्रेंड है जो क्लोज हैं, यानी कि एक फूल के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम सीज़न के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ द मैच्योरिंग सन, जो हमारे मैच्योर सन का फ्रेंड है। आगे हम बात करते हैं कंस्पायरिंग विथ हिम, जो उनके साथ में तालमेल बिठा रहे हैं, इवन कुछ बातें कर रहे हैं जो किसी को पता ना चले। हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे भरा जाएगा और कैसे आशीर्वाद दिया जाएगा। विथ फ्रूट द वाइन्स, कैसे फल के अंदर में मिठास भरी जाएगी, उसके बारे में बात करते हैं। द राउंड द थैच इफ्स रन, और कैसे वो सारे काम होंगे जिसकी वजह से विंटर सीजन हमारे सन के साथ कोलैब कर रहा है। टू बेड विथ एप्पल्स, द मोस्ट कॉटेज ट्री, बहुत सारे ऐसे भी पेड़ हैं जो हमारे एप्पल के साथ अपने आप को मर्ज कर लिए हैं, और उसके साथ एक लताओं में ना लदे हुए हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिचनेस, और जितने भी फल हैं ना, वो मिठास से भर रहे हैं। टू द कोर, वो अंदर तक जाते हैं। इसके पीछे में ना एक छोटी सी साइंस है, वो ये कि फल को पकाने में सन मदद कर रहा है, और ये कब टाइम में होता है, जब हमारा मौसम ठंड में हो। इवन सन की जब गर्माहट उस पे पड़ती है और हमारा एटमॉस्फेयर वैसा बना हुआ रहता है, इस वजह से कोई भी चीज़ को पकने में मदद मिलती है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं हमारी। टू स्वेल द गार्ड, यानी लौकी को फुला देती है। एंड प्लम द हैज़ल सेल, और सुपारी के ऊपर का जो भाग होता है ना, उसमें छिलके भर देते हैं। विथ अ स्वीट कर्नल सेड बर्डिंग मोर, और ये जो स्वीट कर्नल होता है ना, वो और ज़्यादा अपने आप को एम्फेसिस कर सके इसके बारे में बात करती है। एंड स्टिल मोर लेटर फॉर एवर फॉर द पीस, और ये काम हमेशा चलती रहती है, क्योंकि एक फ्रूट में कभी अगर आपका फ्लावर हो ना, तो फ्लावर जो हमारी बीज होती है उसे बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो उसे नेक्टर से सड्यूस करके अपना पेट भरते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, उन्हें ऐसा लगता है कि जो गर्मी के दिन है ना, वो कभी नहीं आने वाले, हमेशा ठंड का ही मौसम रहेगा। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रीम्ड देयर कामली सेल, और इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ हमेशा विंटर डेज रहेंगी, तो उनके जो अंदर होती है ना एक तरह की कामनेस आ जाती है कि नहीं, हमारा पंख इसी तरह से नमी में भरा रहेगा, हम ऐसे ही खुश रहेंगे। वो इसके बारे में बात करते हैं। हु हैथ नॉट सीन थी ऑफ्ट एमिड द स्टोर, तुम्हें किसने
बार बार उस स्टोर में गोदाम में नहीं देखा। सम टाइम हु एवर सिक एब्रॉड में फाइंड, कभी कभी कोई तुम्हें ढूंढने के लिए इस तरह बेकरार हो जाता है थी सीटिंग केयरलेस ऑन द ग्रीनरी फ्लोर। तुम आराम से उस गोदाम के फ्लोर पे बैठे हुए रहते हो, इवन उस खेत पे बैठे हुए रहते हो। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग माइंड, उनके जो बाल होते हैं ना वो विनोविंग माइंड के हेल्प से थोड़ी थोड़ी उड़ते रहते हैं। यहाँ पे बेसिकली बाल के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बात हमारे ऑटम सीजन के बारे में किया जा रहा है, जो कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलती है मे बी। और ये जब हमारा समर अपने पिक पे होता है और वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाली होती है और हमारी विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाली होती है, उसी के बीच में हमारा ये सीज़न एग्जिस्ट करता है, यानी कि लास्ट ऑफ समर एंड स्टार्टिंग ऑफ विंटर। जैसे कि समर के लास्ट में जब मौसम को ढका हुआ रहता है और पूरे आसमान में काले काले बादल रहते हैं, इवन मौसम बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो हम इस सीज़न के बारे में बात करते हैं। आगे देखते हैं। और ऑन अ हाफ रिप्ड फ्रो साउंड एंड स्लिप, जैसे कि हल के द्वारा जब खेत को जोता जाता है तो खेत के बीच में एक रिप पॉइंट बन जाती है, तो उसके बारे में बात कर रही है। ड्राउस विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, वहाँ पे अफीम के फूलों के साथ वो झुके हुए रहते हैं। वाइल दे ब्रूक, उनके साथ रहना। स्पेयर द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्वाइंट फ्लावर, अफीम के और सारे फूल जो होते हैं वो उन्हें ढक के रखते हैं, इवन उन्हें बैंड करके रखते हैं। एंड सम टाइम लाइक अ क्लीनर, तो दोस्त के, और उन्हें इस तरह से संभाल के रखते हैं कि वो गिरे ना, वो मुरझाए ना, उनमें वो जान बनी रहे। स्टीडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, ऐसे जैसे कि उसके ऊपर में कोई बोझ है जिसको लेकर वो हमेशा जाते रहते हैं। और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक, और हमेशा उन चीज़ों को धैर्य से देखते रहते हैं। दो वॉच इज द लास्ट ओजिंग हाउस बाय आवर, धैर्यपूर्वक अपनी शालीनता के साथ जो चीज़ों को हमेशा देखते रहते हैं, वो हमारा ऑटम सीज़न है, जो फ्लावर को बैंड करती है, उन्हें झुकाती है, उन्हें सुलाती है, उन्हें नालों के पार ले जाती है, उन्हें खेतों के बीच तराइयों में देखती है। ये सारे काम हमारे ऑटम सीज़न करती है। ऑटम सीज़न एक तरह का हमारा बेस्ट सीज़न में से एक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जॉन कीट्स सर ने इसे इस प्रकार एक्सप्लेन किया है कि आप इनके एक फ़ैन के रूप में वर्क करने लगते हो। आगे हम थर्ड स्टेंजा के बारे में बात करते हैं। वी हैव टू सी दैट वेयर आर सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, बसंत के गाने कहाँ हैं। वेयर आर दे, कहाँ हैं, तुम बताओ मुझे। थिंक नॉट टू देम, उनके बारे में मत सोचो, तुम बसंत के बारे में बिल्कुल मत सोचो। दो हैज़ द म्यूज़िक टू, आपके पास भी एक खास म्यूज़िक है। वाइल बी एट क्लाउड्स, जबकि आपके पास साथ में बहने वाली बादलें भी हैं। ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डेज, जिसमें आप जो उजड़े हुए दिन होते हैं आप उसे खिलने में मदद करती हो, एक फूल को जैसे खिलाती है ना वैसे वो मदद करती है, इसके बारे में बात करती है। एंड टच द स्टेबल प्लान्स, तुम ठूंठदार मैदानों को छूते हो विथ रोजी ह्यू, अपने गुलाबी पैरों से। आगे हम बात कर लेते हैं। देन इन अ वेटफुल क्वाइट द स्मॉल gnats mourn, और उस विलासपूर्ण गायन में छोटे मच्छर का जैसे देहांत हो जाता हो, ऐसे बात करते हैं। अमॉन्ग द रिवर swallow born aloft, नदी के दल बदल में वे विलाप करते हुए नजर आते हैं। ऑन सिंकिंग एज द लाइट वाइन, वो उसमें तैरती है, उस हल्की हवाओं में तैरती है। लाइज और डाइज, वो जिंदा रहती है, वो मर जाती है। एंड फुल ग्राउंड लैम्स लाउड ब्लेस्ट फ्रॉम हिली मॉर्न, बेसिकली एक बड़े हो चुके मेमने पहाड़ी से बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं। ये हमारे ऑटम सीज़न में होता है। हैज क्रिकेट सिंग, हैज क्रिकेट, ये सब गाते हैं। एंड नाउ विथ टेरेबल सॉफ्ट, और इनकी आवाज़ धीरे 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 कम होती जाती है। द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, खेत में रहने वाली चिड़िया जो रेड ब्रेस्ट यानी कि उनका छाती के पास रेड कलर होता है, वो जब गाती है उनकी जो सीटी की आवाज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, और वो इस ऑटम सीज़न को और भी ज़्यादा अच्छा बनाती है। एंड गैदरिंग स्वैलो
ट्विटर इन द स्काई, और बहुत सारी पक्षियाँ एक साथ जमा होकर एक तरह की ट्विटरिंग की साउंड निकालती है जो इस ऑटम सीज़न को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती है। एक और थैंक यू गाइस। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उस नोवेल का नाम, उस पोएम का नाम मेंशन कर सकते हो, जिससे कि मैं आपके लिए जल्द से जल्द उस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन वीडियो ला सकूं, जो आपके इन्फॉर्मेशन को और इंक्रीज़ करने में आपकी मदद करेगी। थैंक यू गाइस टू हियर माय वर्ड्स। थैंक यू सो मच।